हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का 7th चैप्टर जीवों में विविधता। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आज जो है 22 तारीख को जो है 22 तारीख को जो है आयोग ने एक संवाद जारी किया, संवाद 114, जिसमें जो है वन दरोगा के परीक्षा संबंधित जो है ये संवाद जारी किया गया है। और परीक्षा जो बताई है तिथि, वो 16 से जो है 26 तारीख तक उस तिथि को जो है प्रस्तावित किया है। इस पर मैंने एक वीडियो क्लिप भी बनाई हुई है 2 मिनट की, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो जीवों में विविधता, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशी के जीव के निर्माण की क्षमता होती है। जो केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, बहुकोशी के जीव के निर्माण की क्या होती है, क्षमता होती है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है, तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। जो केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रयुक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुकोशिकीय के जीव का क्या करते हैं, निर्माण करने की क्षमता करती हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही है। केवल एक और दो, केवल दो और ना ही एक ना ही दो। ठीक है दोस्त, तो इसमें से जो सही आंसर होगा, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत विपरीत कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा से जो है सही है, तो कौन सा होगा, केवल एक। अब हमको बताना है केवल एक क्यों सही है, इसकी व्याख्या जो है हम चर्चा करते हैं। केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, विशिष्टीकृत हो सकते हैं। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। कथन दो समझने की कोशिश करते हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। शारीरिक रचना में ये सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए क्या होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। आप जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, इसके लिए आप जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और थैंक यू सो मच। इसलिए जो है वीडियो बनाने का भी जो है उत्साह बना रहेगा। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। यहाँ पर क्या है, गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्त, तो इस भाग की जो है सबसे सही व्याख्या कौन सा, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्क रेखा और मकर रेखा कैसे में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। ठीक है दोस्त, जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे वहाँ विस्तार से समझेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। ठीक है दोस्त, तो ये अर्थ है, तो इस प्रकार से जो है ये हो गई इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, और ये हो गई आपकी कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, तो इसके बीच वाले पार्ट की बात हो रही है। ये क्या है, एक गर्मी वाला क्षेत्र है और नमी वाला भाग है। ठीक है दोस्त, और जब हम जो है विविधता के बारे में इकोलॉजी इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है हम हॉटस्पॉट की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो आई होप आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जो चीज़ हम अभी बोल रहे थे, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये क्या होता है, बिल्कुल यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, ये गलत है। रहित नहीं है बल्कि सहित क्षेत्र है, वहाँ यार वर्षा चक्रवात ये सब चीजें जो है आती रहती हैं। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए क्या है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। ठीक है दोस्त, ये शब्द समझने हैं। अगर आपने शब्दों का खेल है, अगर आपने शब्द समझ लिए तो परीक्षा में जो है आप आधे से ज्यादा जो है परीक्षाओं को जो है क्रैक कर पाओगे। ठीक है दोस्त, और अनुवाद की समस्या से जो है आपको जूझना पड़ सकता है, क्योंकि आयोग जो है इंग्लिश हिंदी, तो दोनों चीज़ें दोनों में ही पढ़ने की कोशिश करिए। अंग्रेजी में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, तो अनुवाद की समस्या जो है आपके लिए जो है कम हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम जो है इस प्रश्न की व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं।
पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं की काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र क्या कहलाता है? मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है, तो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए दोस्त, समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी जो है हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की और तैयारी को अपनी तैयारी को जो है मजबूत करने की। ठीक है दोस्त, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, मैक्सिको हो गया, ज़ायरा हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया और मलेशिया जो है केंद्रित है। जो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा? जैव विविधता आधे से अधिक भाग कुछ ऐसे देशों में, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है जैव विविधता मिलती है वो कौन सी मिलती है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन सा है? अमेजोन के जंगल हैं। ठीक है, अमेजन के जंगल हैं, जहाँ जहाँ पर जिनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन कहा जो है फेफड़े कहा जाता है, अर्थ के फेफड़े जो कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है यहीं से जो है प्रोवाइड होती है अर्थ के लिए। ठीक है दोस्त, तो आप समझ सकते हैं, आप फॉरेस्टर बन रहे हैं तो जंगल की जो है आप जंगल के महत्व को समझ सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है आपने परीक्षा क्रैक कर ली और जंगलों से कोई लगाव नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन तो होगा मगर एक बेहतर सर्वेंट आप नहीं बन पाओगे। तो आपको जंगलों के प्रति जानकारी भी रखनी होगी, जंगलों को समझना होगा, आखिर वन संपदा क्या है। वन के बारे में भी एक डिस्कशन बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा से क्या है संबंधित है? अब हमको बताना है। अर्नेस्ट हैक्ले, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वॉस। तो देखिए दोस्त, इसमें से जो सही है वो क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विन क्या है? जैव विविधता जैव विकास के लिए जो है संबंधित है। जो डार्विन ने जो है एक नियम प्रतिपादित किया। अब हम इसकी जो है समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या। चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, कौन सी पुस्तक? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही जैव विविधता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1859 में। ठीक है दोस्त, ऐसे प्रश्न जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपके पास आएंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो आप जो है ज़रूर जो है एलिमिनेशन करके या कुछ और मेथड करके जो है अपने प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढ सकते हो। ठीक है दोस्त, लेकिन प्रश्नों का लिंक बनाना आना चाहिए आपको। अगर आप एक प्रश्न पढ़ रहे हो तो उसके साथ जो है चारों ऑप्शन जो है आपको क्लियर करने हैं। कार्ल वॉस कौन था, आर एच विटेकर कौन था, तो ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल या रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वॉस ने सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। किंगडम, ठीक है, जगत जगत जाति, इस प्रकार से जो है जब आप जो है हम बेहतर तरीके से विज्ञान को पढ़ेंगे तो जाति स्पीसीज सब जो है आपको बताया जाएगा कि सबसे छोटी इकाई जो है इसी चैप्टर में आ जाएगा वो सब। ठीक है, जीवों को 5 जगत वर्गीकृत किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? आर एच विटेकर ने। ठीक है दोस्त, आर एच विटेकर। ठीक है, विटेकर याद रखना है। ठीक है दोस्त, आर एच विटेकर ने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांट। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिया। नीचे दे कूट का सही प्रयोग करते हुए चुनना है। ठीक है दोस्त, हमें क्या करना है? नीचे दिए गए कूट को चुनना है। तो देखिए दोस्त, बिल्कुल सही है, सब भी सही है। ठीक है, पांचों यही है। जीवों के वर्गीकरण और उनके विकास से संबंधित है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों के 5 जगत हैं। कौन कौन से? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, कवक या प्लांटिया, एनिमेलिया। ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखकर जो है बनाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं? अब हम उन विशेषताओं पर जो है चर्चा करते हैं। विशेषता क्या है? कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है तो उस जगत में रखेंगे। ठीक है दोस्त, जैसे मोनेरा वगैरह वगैरह हो गए, ये शुरुआती वाले जो आदि बैक्टीरिया वगैरह वगैरह जो है इनमें रखे गए हैं। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इन पर भी। जीव का शरीर एक कोशिका अथवा बहुकोशिका है। जीव का जो शरीर होता है एक कोशिका है कि बहुकोशिका है, क्या है? मापदंड है उसको जो है बताने के कि
5 जगत में किस प्रकार से जो है इसको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है दोस्त, तो इसमें बहुकोशिकीय जीवों की संरचना क्या होती है, जटिल होती है। देखिए दोस्त, जाहिर सी बात है एक कोशिकीय होगा तो उसकी जीव की संरचना क्या होगी, सरल होगी, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होगा उसकी संरचना क्या होगी, जटिल होगी। लेकिन आज जो है बायोटेक्नोलॉजी ने इतना बिल्डअप कर लिया है खुद को, जिस प्रकार से जो है कोविड-19 ये कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19 बीमारी जो है कोरोना वायरस, तो उसको जो है मॉडिफाई करके बनाया गया। इस प्रकार से जो है आरोप जो है चीन पर लगते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये मॉडिफाई करके ही बनाए गए हैं, वरना एक वायरस इतने लंबे समय तक किस प्रकार जो है टिक सकता है, उसको प्रकृति खुद जो है नष्ट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कार्ल बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनोरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा। किसने, कार्ल बोस ने। ठीक है दोस्त, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है दोस्त, ये जो है एक नई चीज़ आपको जो है यहाँ पर सीखने को मिली। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, और बहुत अच्छा तरीके से हम जो है मेहनत करेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो वीडियो बनती रहेगी। और पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। ठीक है, पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत हो गया किंगडम, फाइलम जंतु या डिवीजन, पादप हो गया। ठीक है, वर्ग क्या हो गई, क्लास, गण क्या हो गया, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति। तो आपके पास प्रश्न आ सकता है कि वर्ग की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। ठीक है दोस्त, अब मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब मोनेरा जगत के जीवों के बारे में हमको बताना है, आखिर मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं। इस जगत के सभी जीवों की में क्या होती है, कोशिका वृत्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्त, नीलहरित शैवाल इस जगत का क्या है, उदाहरण है। नीलहरित शैवाल इस जगत के उदाहरण है। अब हमें बताना है केवल एक, केवल बी, केवल सी, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, केवल 2। ठीक है दोस्त, वो कैसे, नीलहरित शैवाल जो है इस जगत का क्या है, उदाहरण है। ठीक है दोस्त, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब क्या है, इस जगत के जो है उदाहरण है। मोनेरा जगत के जीवों में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्त, कोशिका भित्ति के न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आई परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय के जीवों की कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए हैं। आई परिवर्तनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्त, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। देखिए दोस्त, इनमें क्या होते हैं, केंद्रक जो है विकसित नहीं है, संगठित नहीं है, और कोशिकांग भी डेवलप नहीं है। तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। ठीक है, और न ही उनके शरीर क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है दोस्त, आई होप आप जो है ध्यान दे रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होगा। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। पोषण के स्तर पर क्या हो सकते हैं, ये स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं, दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं स्वपोषी कौन कौन से होंगे, विषमपोषी कौन कौन से होंगे। जीवाणु हो गए, जैसे नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। इस जगत के जीवों के क्या है, कुछ उदाहरण है, अथवा कथन 2 बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है दोस्त, अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ जो है किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अब हमें बताना है, अमीबा और प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, ये जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से ही आपका जो है पूरा पेपर बनना है। एक कोशिकीय सवाल, मैं तो कहता हूँ अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की आप सीरीज देख लेते हो ये वाली, तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है उतनी जो है, बहुत, क्योंकि पूरा निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, व्याख्या सहित पूरा चैप्टर जो है कैप्चर हो रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। ठीक है दोस्त, एक कोशिकीय सवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि क्या है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों के क्या है, कुछ उदाहरण है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि क्या है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख समूह है। ठीक है दोस्त, ये क्या, प्रोटिस्टा तो जगत हो गया, लेकिन प्रोटोजोआ क्या हो गया, वर्ग हो गया उनका। ठीक है दोस्त, प्रोटिस्टा जगत में कोशिकाएं, प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, एक कोशिक हो गया, यूकेरियोटिक हो गया, जीव आते हैं। ठीक है दोस्त, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीढ़िया हो गया,
फ्लैजिला हो गया नामक संरचना पाई जाती है। सीलिया और फ्लैजिला जो है जैसे ये जीव है फॉर एग्जांपल, तो इनमें इस प्रकार की जो है सीलिया और फ्लैजिला पाई जाती है ताकि जो है ये जो है गमन कर सकें। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, उनको हिलाकर जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है दोस्त, और ये क्या होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ये खुद भी अपना भोजन बना सकते हैं और दूसरे पर भी आश्रित रह सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कौन कौन से इस जगत के जीव क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। कौन, फंजाई, बिल्कुल सही है, मृतजीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाती हैं, हमको बताना है। ठीक है दोस्त, फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन बिल्कुल सही है, सही हमको बताना है। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 1 2 3। अब हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प होगा इसका डी। डी कैसे होगा, ध्यान दीजिए, डी कैसे होगा, देखो डी। उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त जितने भी कथन है ऊपर, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल सभी क्या है, सही है। कैसे, फंजाई विषमपोषी हो गया, हेटेरोट्रॉपिक हो गया, यूकेरियोटिक जीव है, ये क्या करता है, पोषण पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी, मृतजीवी कहा जाता है। इनमें कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीवी, जिसे क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। सहजीविता किसमें मिलती है, लाइकेन में मिलती है। ठीक है दोस्त, ये लाइकेन अक्सर क्या करते हैं, पेड़ों की छालों पर जो है रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, और प्रदूषण के क्या है, ये बहुत अच्छे सूचक होते हैं। कौन, लाइकेन, जहाँ पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन बिल्कुल नहीं उग सकता है, और जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर खूब सारा लाइकेन होता है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा है। ठीक है, और ये लाइकेन जो है इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है, क्योंकि जो है पैंट वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों, या फिर मेहंदी वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने में जो है आता है। और वैसे जो है जब आप जो है फॉरेस्टर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो लाइकेन क्या है, एक गैर कानूनी है, वन संपदा है ये। ठीक है, तो इसको भी जो है गैर कानूनी रूप से अगर कोई बेचता है, कोई अगर लाइसेंस वगैरह वगैरह बनाकर बेच रहा है तो वो अलाउ है, लेकिन अगर कोई जो है इसको इलीगल जो है बेच रहा है तो वो क्या है, उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्त, ये जो है आप ऑन दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो है नॉलेज के लिए मैं इस बात को जो है पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। फंजाई में जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो फंजाई में क्या होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। स्टोगिया मशरूम हो गया, और एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एग्रीकस फंजाई जगत के क्या है, कुछ उदाहरण है। ठीक है दोस्त, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, एस्परजिलस, तो ये क्या है, सब जो है मशरूम, मशरूम जो है बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी होती है, और जो है और भी पेड़ों पर जो है मशरूम, बहुत सारी जंगलों में मशरूम उगती है। ऑटोमेटिकली नेचर की जो मशरूम है उसका स्वाद ही अलग है। तो देखिए दोस्त, प्लांटी और एनीमिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। ठीक है, प्लांटी और एनीमिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कौन कौन से, नंबर 1 है, प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इसमें क्या आता है, ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्त, हमें बताना है सही है कि गलत है। ठीक है, एनीमिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन बिल्कुल सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्त, इसका जो सही आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो प्लांटी वर्ग के बहुत से बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी कथन सही है। अब हम समझते हैं कि बी किस प्रकार से सही है। अगर बी सही है तो बी किस प्रकार से सही है। बी, देखिए दोस्त ध्यान दीजिए,
कथन दो गलत, कथन एक बिल्कुल गलत है, जो मैं पहले ही बोल रहा था, ठीक है। कथन एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित उपस्थित होती है, सॉरी उपस्थित होती है। ये स्वपोषी यानी कि एटोट्रोपिस ऑटोट्रोपस, ठीक है, ऑटोट्रोपस होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस वर्ग के सभी पौधों में रखा गया है। कथन दो क्या है, बिल्कुल सही है। जो एनीमिया वर्ग के जो बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं होगी, इस वर्ग के जीव क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्त, मैं आपके लिए 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए दोस्त, अगर आप सपोर्ट करोगे तो तभी जाके जो है कुछ बेहतर हम कर पाएंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है तो वीडियो भी लंबी होगी। सो आगे से पीछे तक पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर मेरे कहने का मतलब क्या है, तो फिर आप कहोगे गलत जानकारी हमें दे दी। इस प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। अब हम वर्गीकरण जो है देखते हैं, थोड़ा ग्राफ के माध्यम से जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पादप है, ठीक है, पादप शरीर बिना विभेदन के और विभेदित पादप शरीर, ठीक है। बिना विभेदन, विभेदन का मतलब होता है इसमें फूल पत्ती तना जड़ ये सब जो है दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, जैसे थैलोफाइटा, ठीक है, ये उदाहरण है। और विभेदित पादप, विभेदित पादप में क्या होता है, बिना समन्वयक के, समन्वयक सहित, बिना समन्वयक के कौन होते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है दोस्त। इस पर भी हम बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया जाएगा कि आखिर थैलोफाइटा में क्या क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा में क्या क्या आते हैं, टेरिडोफाइटा में क्या क्या आते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त। समवनीय उत्तक सहित, अब इनमें क्या होता है, उत्तक डेवलप हो गया, कौन सा, जाइलम फ्लोएम वाला, ठीक है। समवनीय उत्तक ऊपर से नीचे तक जो है प्रोसेस जो चल रही है। लेकिन ये क्या होते हैं, बीज रहित, बीज रहित कौन से होंगे, टेरिडोफाइटा, ठीक है दोस्त। लेकिन बीज उत्पादित करने वाले उनको क्या कहते हैं, फेनरोगेम। देखिए दोस्त, ये प्रश्न आ सकता है, फेनरोगेम किसको कहते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। इस प्रकार के फैक्चुअल प्रश्न जो है आपसे सीधे 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 जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसी पर जो है आपने फोकस करना है, ठीक है दोस्त। जैसे अब इसमें क्या आते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक नग्न बीजी होता है और एक फलों को बंद करने वाला, एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, और एक होता है एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, ठीक है दोस्त। आवर्त मतलब बाहर जो है एक आवर्त लगा हुआ है, उसके अंदर बीज है। और अनावर्त बीजी जैसे जो है पाइनस वगैरह वगैरह, आपने चीड़ देखी होगी, चीड़ के जो है चींटियाँ देखी होंगी, क्योंकि आप उत्तराखंड के निवासी हो तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। चीड़ अगर आपने देखी होगी तो चीड़ की चींटियाँ भी देखी होंगी। इसका मतलब बीज क्या है, नग्न अवस्था में है, तो ये क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, आम खाया होगा, चुल्लू खाए होंगे, आड़ू खाए होंगे, पुलम खाए होंगे, सेब खाए होंगे, तो कुछ भी जिसमें जो है फल, बीज क्या है, फल के अंदर बंद है, वो क्या है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटते हैं, दो बीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। जिसमें दो बीजपत्र होते हैं, जैसे आपके जो है कोई मान लीजिए, जैसे केला, वो सॉरी केला बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, जैसे आम हो गया, आम भी क्या है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। द्विबीजपत्री मतलब समझिए एक एक बीजपत्र ये है, एक बीजपत्र ये है, और बीच में ये इस प्रकार से टूट रहा है बीज, ठीक है, दो भागों में टूट रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से जो है बीज टूट रहा है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री देखिए, बीज बीज क्या है, एक ही पत्र पर पत्र है बीज का, इस प्रकार से इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, ठीक है दोस्त। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, हम बेहतर से बेहतर आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेरोज़गारी बहुत हाई है, और एजुकेशन जो है बहुत, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है रुपए नहीं हैं, और उनके लिए जो है हम कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। सपोर्ट कीजिए तो बहुत बेहतर तरीके से जो है काम करेंगे। एनीमिया जगत का जो है वर्गीकरण, एनीमिया जगत का वर्गीकरण जीवधारी हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो है कोशिका के आधार पर ही जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इससे पहले वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है हमने अंतर बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, और धीरे धीरे प्रोसेस करके जो है सारी वीडियो जो है आप देख लीजिए। और देखिए दोस्त, यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है दोस्त। यूकैरियोटिक में क्या हो गया, एक कोशिका होता है, बहुकोशिका होता है। एक कोशिका में क्या आता है, प्रोटिस्टा, क्या आएगा, प्रोटिस्टा, ठीक है दोस्त, प्रोटिस्टा आएगा एक कोशिका में।
लेकिन बहुकोशिकीय में क्या आएगा, अब आता है कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कोशिका भित्ति रहित में कौन से आएंगे, एनीमिया जैसे हम पेड़ को हम जो है, और कोशिका भित्ति सहित कौन कौन से आएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, क्या है, फंजाई। फंजाई कहाँ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम क्या होते हैं, प्लांटी होते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जीवधारियों के वर्गीकरण और पादपों का वर्गीकरण आपके समझ में आ गया होगा। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। शारीरिक जटिलता के आधार पर क्या है, 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है, किसको, प्लांटी जगत को। ठीक है दोस्त, प्लांटी जगत को थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मोलस्का, नेमेटोड, पॉरीफेरा। देखिए दोस्त, तो हमको इस बात से बताना है, नीचे दिए गए कोड का जो है सही से प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, प्लांटी जगत की शारीरिक जटिलता, प्लांटी जगत को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले हमने जो है इसी से जुड़ा जो है वो किया था। तो हमें तो पता ही होना चाहिए कि इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही होगा। तो देखिए दोस्त, बिल्कुल ये सी वाला सही है। सी वाला किस प्रकार से सही है, 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्त, सम्मिलित नहीं है, नहीं जो है यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म हो गया, नहीं सॉरी, मोलस्का हो गया, पॉरीफेरा हो गया, नेमेटोडा हो गया। ठीक है दोस्त, आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी समझ में जो है हमारे चैप्टर आ रहे होंगे। देखिए, थोड़ा कोशिश आप करिए, थोड़ा कोशिश हम करेंगे, तो अगर कॉम्बिनेशन बनेगा कोशिश करने का, तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस भी मिलेगी। देखिए दोस्त, 316 पद हैं, और सबने तो बंदरों का बनना नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। सबने बंदरों का बनना नहीं है, जो अब जो इसकी मेहनत हो, जिसने वाकई खुद को जो है प्रिपेयर किया होगा, तैयार किया होगा उस माहौल के लिए। ठीक है दोस्त, जिसने लॉकडाउन में भी पढ़ाई की होगी, जिसने घर में गांव में रहकर भी पढ़ाई की होगी, वो उसका जो है सिलेक्शन होने की क्या है, चांसेस है। ठीक है दोस्त, फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इस जगत के जीव क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। इस जगत की क्या है, कुछ प्रजातियां जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करती हैं, सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फंजाई में उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है दोस्त, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। ठीक है दोस्त, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, डी। ठीक है, डी है। किस प्रकार से, देखिए समय नहीं है हमारे पास इतना, हम जो है एलिमिनेशन करेंगे, फिर प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, तो समय नहीं है। ठीक है दोस्त, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर चैप्टर बड़ा होगा तो वीडियो बड़ी होगी, वीडियो बड़ी होगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी, कौन जो है इतना समय जो है जाया करेगा। लेकिन अगर जिसको ललक होगी, जिसको चाह होगी, जिसको पढ़ना होगा, वो ज़रूर लंबी वीडियो भी देखेगा, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो है। तो लंबी है छोटी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तपना तो पड़ेगा, कुछ समय के लिए जो है सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, फंजाई जो है विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी यानी कि हेट्रोट्रोपिस होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक जीव ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। इनमें अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जीवन की विशेष अवस्था में क्या करते हैं, बहुकोशिक क्षमता जो है प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, कवकों की कुछ प्रजातियां क्या हैं, नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध जो है बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर क्या होते हैं, पेड़ों पर पेड़ सॉरी जो है हम बहुत पीछे चले गए हैं। नहीं देखिए दोस्त, उसी में जो है उसी प्रश्न को हम कर रहे हैं। मैंने पानी पीने के लिए जो है वीडियो पॉज किया था, सो इसलिए जो है कंफ्यूज हो गया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। पानी पीने के लिए जो है वीडियो पॉज किया था, सो माफ़ी चाहेंगे आपसे।
कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ अंतर संबंध बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सहजीविता। देखिए दोस्त, ये प्रश्न भी आपके पास आ सकता है कि सहजीविता आखिर होती क्या है। ठीक है दोस्त, सहजीविता क्या होती है, इस पर भी हम जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे, अलग से जो है एक वीडियो बनाएंगे। सहजीविता, सहभोगिता और विषमपोषी, समपोषी, इस पर जो है थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है आपके लिए तैयार की जाएगी। ठीक है, ऐसे सहजीवी जीवों को लोग क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई जाते हैं। फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा शर्करा बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो फंजाई होता है उसमें क्या होती है, काइटिन की जो है जटिल क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो फंजाई होता है। ठीक है दोस्त, अगर आपके पास आता है जो फंजाई कवक जो होता है उसमें कौन सी भित्ति पाई जाती है, काइटिन नामक जो है जटिल शर्करा की भित्ति पाई जाती है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ईस्ट मशरूम, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एगेरिकस हो गया, और फंजाई जगत के क्या है, ये कुछ उदाहरण है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आठवां प्रश्न जो है हमने कर लिया था, आठवां प्रश्न हमारा हो गया था। अब हम जो है ये भी हमारा हो गया था, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भी हमें हो गया था। यहाँ पढ़ते हैं, प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यतः जो है जल में पाए जाते हैं। ये सही है कि गलत है, इस पर जो है हमने चर्चा करनी है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। शायद 9वें प्रश्न को जो है हमने ध्यान से नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि पानी पीने के लिए मैंने वीडियो पोस्ट की, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। और थोड़ा सा रिदम टूट गया, और जो मतलब रिदम अगर एक बार बना हुआ है, रिदम नहीं टूटना चाहिए, तो इसमें ध्यान भटक जाता है आदमी को। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, सो जस्ट सॉरी। ठीक है, ठीक है दोस्त। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्त, इस वर्ग में जो है कौन कौन से सम्मिलित नहीं है, थैलोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म, मोलस्का, निमेटोडा और पोरिफेरा। ठीक है दोस्त, इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है। इसकी जो है हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, लेकिन इसकी व्याख्या पर जो हम चर्चा कर रहे थे। प्लांटिया और एनीमिया को कर्मिक और शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्त, जंतुओं को जो है एनीमिया हो गया, एनिमेलिया को 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ब्रोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है दोस्त, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम 11th क्लास की जो है हम 11th क्लास की जब बायो शुरू करेंगे, तो उसमें जो है हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी जब हम सीरीज चलाएंगे। प्लांटी जगत के निम्नलिखित वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के जो जंतु होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप जो है आप भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। नया नया चैनल है, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग अभी सीख ही रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आई होप मैं मैनेज कर लूँगा इस चीज़ को। ठीक है दोस्त, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को, ये देखिए, ये प्रश्न आपके पास बहुत बहुत जरूरी जल्द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके पास आने की जो है चांसेस हैं। ठीक है दोस्त,
टेरिडोफाइटा में समवनोत्तक उपस्थित होते हैं। इससे पहले हमने बात करी कि हाँ होते हैं, जो समवनोत्तक होते हैं वो टेरिडोफाइटा में जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। तीनों में क्या होते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा, इनमें से जो है डी बिल्कुल सही होगा। डी क्यों सही होगा, अब इसकी व्याख्या पर जो है हम चर्चा करते हैं। उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों की शारीरिक संरचना में क्या होता है, विभेदीकरण नहीं पाया जाता, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यूलोथिस थिक्स, स्पाइरोगाइरा, अल्वा, क्लेडोफोरा, कारा, इस वर्ग के पादपों के क्या हैं, कुछ उदाहरण है। देखिए उदाहरण जरूर याद रखना, क्या पता आपको उदाहरण में ही उलझा दे। देखिए आयोग है वो पेपर किस प्रकार से भी बना सकता है, तो उदाहरण जो है जरूर याद रखिए, कौन सा उदाहरण कौन से वर्ग में आता है। तो अगर आपको उदाहरण याद है तो उदाहरण में भी नहीं फंसा पाएगा, और आप जो है झट से जल्दी से जो है आप जो है जो दौड़, जिस दौड़ में आप जो है दौड़ रहे हो, ये फॉरेस्टर की दौड़ में जो है आप दौड़ रहे हो, इस दौड़ में जो है आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको सीटें कितनी है उससे मतलब नहीं है, आपको केवल एक सीट चाहिए जिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये मानकर चलिए। ठीक है दोस्त, और ये मानकर जो है तैयारी जब आप शुरू कर दोगे तो जाहिर से आपका सिलेक्शन होगा यार, क्यों नहीं होगा। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्त, पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाइए पढ़ाई को, मतलब पैशन बनाइए। थोड़ी देर पढ़िए और बहुत अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए बेहतर पढ़िए। मैं तो यही कॉन्सेप्ट मानता हूँ। बार बार किताब खोलना मेरे को भी पसंद नहीं है, मैं सच बता दूँ। मैं कम पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, और उसी पर जो है फोकस करता हूँ। ठीक है दोस्त, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप वर्ग को क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप वर्ग का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। ठीक है, उभयचर मतलब होता है बीज की कड़ी। ठीक है, इधर का भी है, इधर का भी है, बीज का भी है। ठीक है, उभयचर मतलब इधर का भी है, इधर का भी है। जिस प्रकार से मगरमच्छ को क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। वो पानी में भी रहता है और पानी के किनारे पर भी रहता है, तो जल में भी रहता है, जल से बाहर भी रहता है, तो इसलिए उसको उभयचर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप आप उभयचर को जो है समझ चुके होंगे। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है, जिसमें समवनोत्तक नहीं होता है। मॉस, फ्लूनेरिया, मार्केसिया या रिक्सिया इस वर्ग के पादपों के क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं। देखिए दोस्त, आपने अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपने जो है जंगलों में जो है देखा होगा, छोटी छोटी घास करके इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की हरा टोप्पा लगा होता है ऊपर, छोटा सा, ये छोटी सी घासें होती हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी घासें जो है लगी हुई होती हैं, तो वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है दोस्त, आपने देखा होगा जहाँ पर मतलब हल्का हल्का पानी होगा, या सीमेंट वगैरह वगैरह जैसे नहरें बनी होती है ना, वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है उगती हैं। ठीक है दोस्त, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें जल तथा अन्य पदार्थों का संवहन के लिए उत्तक उपस्थित होते हैं। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इस वर्ग के क्या है, उदाहरण है। फर्न, फर्न क्या होता है, लिंगड़ा। लिंगड़ा खाया आपने, उत्तराखंड के निवासी हैं तो लिंगड़े के बारे में जरूर जानना। ठीक है दोस्त, और लिंगड़े के बारे में जानना, और लिंगड़े की जो फायदे हैं उसको भी जानना, क्योंकि आप फॉरेस्टर बन रहे हो तो लिंगड़ा तो खाओगे ही खाओगे। फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो लिंगड़ा जरूर खाइएगा दोस्त। जिसने नहीं खाया वो जो है हमें संपर्क कर सकता है, उसके लिए हम लिंगड़ा पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्त, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इनमें क्या होते हैं, नग्न भ्रूण। नग्न भ्रूण इनको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोस। ठीक है, भ्रूण को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोस। ठीक है, पाए जाते हैं। इनमें बीजाणु, स्पोर कहते हैं। इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग, रेप्टो जननांग, रेप्टो रिप्रोड्यूटिव ऑर्गेनिज। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, सो सपोर्ट कीजिए। अप्रत्यक्ष होते हैं, अतः ये क्या कहते हैं, क्रिप्टो गेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिप्टो गेम। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फैंड्रोगेम, अब हम समझने की कोशिश करते हैं फैंड्रोगेम। ठीक है दोस्त, फैंड्रोगेम पौधों को
जीवाश्म और एंजियोस्पर्म दोनों वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए, विचार करना है। कथन क्या है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है, जो कि बिल्कुल गलत है। एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, बिल्कुल सही है। लगभग लगभग जो है सभी पौधों में क्या है, पुष्प लगते हैं। ठीक है दोस्त, और सभी पौधों में क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं। तो सभी में लगते हैं या नहीं लगते हैं, इसको भी हमको बताना है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे जो है द्विबीजपत्री होती है। ऐसा नहीं है दोस्त, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री नहीं होते, दो बीजपत्री कुछ नहीं होता। एंजियोस्पर्म के ही दो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के है पार्ट है। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या बताना है इसमें, ठीक है, हम कोशिश करते हैं हमें इसमें इस प्रश्न में क्या बताना है। ठीक है दोस्त, इसमें हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन बिल्कुल सही है, सही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, सही नहीं है तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है सही, 1 और 3 दोनों गलत हैं, दूसरा सही है। ठीक है दोस्त, तो इसमें से अब हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो गेम, ये जो शब्द नया शब्द आपके पास आया है क्रिप्टो गेम, क्रिप्टो गेम क्या होता है। ठीक है, क्रिप्टो गेम के विपरीत वह पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेनरो गेम। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आएंगे ही आएंगे। सो बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होगा, गहनता से अध्ययन करना होगा। ठीक है दोस्त, इसमें बीज के अंदर भ्रूण के साथ खाद्य पदार्थ भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर फेनरोगेम को जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी तथा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के आवर्त बीजी दो वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जिम्नोस्पर्म नग्न खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। ये क्या होते हैं, नग्न खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, यह बहुवर्षीय सदाबहार एवं काष्टीय होते हैं। उदाहरण पाइनस हो गया, साइकस हो गया, चीड़ वगैरह वगैरह, देवदार वगैरह वगैरह, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, और पाइनस साइकस उन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है दोस्त, अतः कथन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्त, एम जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एम जिम्नोस्पर्म, जब आप फॉरेस्टर बन जाओगे तो आपको ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एम जिम्नोस्पर्म के पौधे बताओ, तो इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। इनके बीजों का जो है विकास अंडाशय के अंदर होता है, और इस पर भी हम एक वीडियो जो है डालेंगे कि आखिर पौधों में किस प्रकार जो है निषेचन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है प्रोसेस होती है। तो कक्षा 10 में जो है ये चैप्टर में है, तो वहाँ पर जो हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, जो बाद में फल बन जाता है। इस उपवर्ग के पौधों के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पुष्प पादप भी कहा जाता है। कथन 2 भी क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब जो एमजिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आएंगे उनमें फूल लगेगा, फल लगेगा, फल के अंदर जो है बीज लगेगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एमजिम्नोस्पर्म में पौधों के अंकुरण के समय निकलने वाली बीज पत्रों के आधार पर इन्हें दो वर्गों, नंबर 1 एक बीजपत्री तथा नंबर 2 क्या है, द्विबीजपत्री में बांटा गया है। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में, तो मैं नहीं समझता हूँ एक ही चीज़ जो है बार बार बतानी पड़ेगी। वैसे भी आप जो है बहुत स्मार्ट हो, एक्टिव हो। ठीक है दोस्त, सूची 1 और सूची 2 क्या क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित क्या कैसे करना है, अब हमको बताना है कि कौन सा समूह के अंतर्गत जो है कौन सा वो आता है। ठीक है दोस्त, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर
कौन सा जो है किसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, इसका देखिए पहले का जो होगा ए किसके अंतर्गत आता है, पोरीफेरा के अंतर्गत कौन सा आएगा। देखिए दोस्त, पोरीफेरा के अंतर्गत आएगा स्पंज। ठीक है, कौन सा, स्पंज आएगा, सॉरी रुक जाओ एक सेकंड है, क्या आएगा पोरीफेरा के अंतर्गत, क्या आएगा, स्पंज आएगा। ठीक है दोस्त, पोरीफेरा के अंतर्गत क्या आ गया, स्पंज आ गया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में जो है मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। सिलेंट्रेटा संघ का जो है कौन सा पादप होगा, तो सिलेंट्रेटा में कौन सा होगा, हाइड्रा। ठीक है दोस्त, सिलेंट्रेटा में जो है हाइड्रा होगा। प्लेटे हेलमिंथेस में कौन सा आएगा, प्लेटे हेलमिंथेस में कौन सा आएगा, प्लेटे हेलमिंथेस में आएगा सी का क्या है, पिताकृमि। ठीक है दोस्त, और निमेटोडा में क्या आएगा, गोलकृमि। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप जो है बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्त, जो हमने अभी अभी जो है ड्रॉ किया था उसको फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। पोरीफेरा जो है यहाँ पर है, रुक जाओ एक सेकंड है, फिर से ड्रॉ करते हैं। पोरीफेरा जो है स्पंज में है, और सिलेंट्रेटा हाइड्रा, प्लेटेनथेसिस पिताकृमि, और निमेटोडा गोलकृमि। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो क्या है, बी है। ठीक है दोस्त, उसका सही आंसर क्या है, बी है। उपयुक्त सभी एनीमिया जगत और फाइलम वर्ग के हैं। क्या है, एनीमिया जगत के हैं और फाइलम वर्ग के हैं। पोरीफेरा फाइलम वर्ग में छिद्रयुक्त जीव आते हैं। पोरीफेरा फाइलम वर्ग में क्या आते हैं, छिद्रयुक्त जीव आते हैं जो अचल होते हैं तथा किसी आधार पर चिपके रहते हैं। किसी आधार पर क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। अपने शरीर के छिद्रों जो कि नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से ये जल, ऑक्सीजन तथा भोजन का जो है संचरण करते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण, बाह्य कंकाल तथा सरल शारीरिक संरचना, उत्तक विभेदन नहीं जैसी विशेषताएं रखता है। इन्हीं सामान्यतः क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, जो बहुधा रूप से जो है समुद्र में बहुत मतलब ज़्यादातर जो है समुद्र में निवास करते हैं। साइकॉन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया ये, और या स्पेंजिला हो गया, इसके क्या है प्रमुख उदाहरण। देखिए दोस्त, एनटीआरटी जो है सीरीज है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये वनदरोगा के लिए ही नहीं अपितु और भी एग्जामिनेशन के लिए जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत करके जो है ढूंढ ढांड के आपके लिए जो है इस सीरीज को लाया गया है। ठीक है, सिलेंट्रेटा जलीय जंतु है। सिलेंट्रेटा क्या है, एक जलीय जंतु है। ठीक है, इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनमें देह गुहा, ठीक है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी पाई जाती है। ठीक है, इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक तथा बाह्य परत का बना होता है। देख, दो परतें होंगी, एक परत दूसरी परत, इस प्रकार से होगा इनका शरीर बना हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से दोहरी लेयर जो है इन पर लगी होगी। ठीक है, इनकी कुछ जातीय समूह में रहती हैं, जैसे कोरल। कोरल एक जाति है, या कोरल द्वीप जो है आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है कोरल द्वीप का नाम सुना होगा आपने। और भारत में भी जो है कोरल द्वीप की चट्टानें कोरल द्वीप की हैं, जहाँ श्रीहरिकोटा जहाँ से जो है इसरो जो है अपना वो लॉन्च करते हैं। इसरो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, कोई भी परीक्षण करना हो, वो कहाँ करता है, श्रीहरिकोटा द्वीप से। ठीक है, जो क्या है कोरल द्वीप है। और कुछ एकांकी होते हैं। एकांकी मतलब अकेले रहते हैं, वो झुंड में रहना पसंद नहीं है उनको। ठीक है, बिल्कुल एकांत। ठीक है, जैसे कौन होता है, हाइड्रा, ये बिल्कुल अकेला रहता है, इसको पसंद ही नहीं है किसी के साथ रहना। ठीक है, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश भी इस वर्ग के क्या है, उदाहरण है। ठीक है दोस्त, अब आता है प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस को हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर प्लेटी हेलमिंथेस होता क्या है। प्लेटी हेलमिंथेस का शरीर द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्विपार्श्व सममिति क्या होती है। सममिति मतलब जो है जैसे इंसान है, इंसान ये गोल मुंह हो गया इंसान का,
फॉर एग्जांपल जो है उतना बेहतर चित्र नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये इंसान है, मान लीजिए इंसान है, ये उसकी टांगे हैं, ये टांगे हैं, तो यहाँ से जो है उसको काटने की कोशिश की, दो बराबर भागों में कट गया, तो इसका मतलब द्विपार्श्व सममिति है। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझिए, आपको और बेहतर तरीके से भी समझाने की कोशिश की जाएगी। शरीर के बाएं और दाएं भाग की संरचना समान है तथा त्रिकोणिक यानी कि ट्रिप्लो बैलिस्टिक ट्रिप्लो बैलिस्टिक उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों पर होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक अस्तर, लाइनिंग तथा कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा, ट्रू बॉडी कैविटी का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग यानी कि व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर जो है पृष्ठधारी तथा चपटा होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चपटे कृमि भी कहा जाता है। किसको? प्लेटीहेल्मिन्थेस को। ठीक है दोस्त, अगर आपके पास प्रश्न आता है कि चपटे कृमि किसको कहा जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहा जाता है। ठीक है, आंख बूंद के जो है निशाना लगाना है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके पास आते हैं। इस वर्ग में प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद और फिताकृमि तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। ठीक है दोस्त, लीवर फ्लूक जैसे क्या है, परजीवी हैं। अब आते हैं निमेटोडा। निमेटोडा क्या होते हैं? ये त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्व सममिति वाले जंतु हैं, लेकिन इनका शरीर बेलनाकार। इनकी देह कुवा को क्या कहा जाता है? कूटसिलोम कहते हैं। इनमें उत्तक होते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं, जिस कारण दूसरी जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। गोल कृमि हो गए, फाइलेरिया हो गया, कृमि, पिन कृमि, इसकी क्या है, कुछ सामान्य क्या है उदाहरण है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड का जो है प्रयोग करना है। ठीक है दोस्त, ऑर्थोपोडा देखिए दोस्त, ऑर्थोपोडा एनिलिडा हो गया। अब जो है इसको क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। ठीक है दोस्त, तो इसको किस प्रकार के जो है सुमेलित किया जाता है? एनिलिडा में क्या होते हैं, वास्तविक देह गुहा जो है पाई जाती है। ठीक है दोस्त, वास्तविक देह गुहा जो किस में पाई जाती है? एनिलिडा में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप कोशिश कर रहे होंगे समझने की, और नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि सर आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपको और बेहतर तरीके से बेहतर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, विदाउट दोस्त तो आप मेरे, जो सुन रहा है वो मेरा दोस्त है, जो पढ़ रहा है वो मेरा दोस्त है, क्योंकि आज जो है कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा दिया दुनिया को, बहुत कुछ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ। लोग लोगों से मिलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, एकांत में रहना जो है बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कोरोना वायरस ने सिखा दिया। खैर छोड़िए, ये तो बाहर की बातें हैं, हम तो अपनी जो है वन दरोगा की तैयारी पर जो है फोकस करना है। तो जो एनिलिडा है उसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ऑर्थोपोडा है उसमें जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। और दूसरा कौन सा होगा? मोलस्का। ऑर्थोपोडा में क्या क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी, मकड़ी, मक्खी, कॉकरोच, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, वो सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। इसलिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ये है। ठीक है, मोलस्का जो है, मोलस्का में क्या होता है? खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है और त्वचा जो है कांटों से आच्छादित रहती है। बिल्कुल जो है सीरियल वाइज से जो है ये सब सही है, तो हमको बताना है कौन सा सही है, केवल ये जो है सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी एनिलिडा जगत के फाइलम, एनिमिलिया जगत के क्या है? फाइलम है। एनिलिडा जंतु क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममिति एवं त्रिकोणिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा, ट्रू बॉडी कैविटी तथा वास्तविक अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर खंडयुक्त होता है। ठीक है, जो एनिलिडा होते हैं। जोंक जोंक देखी होगी कभी? देखी नहीं देखी तो देख लेना, कभी पहाड़ में घूमने आना तो जोंक दिख जाएगी। ठीक है दोस्त, ये जलीय एवं और स्थलीय दोनों होते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। जलीय एनिलिडा अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं।
इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तभी तो जोंक हमारी जो है खून तक को चूस जाती है। ठीक है, इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंचुआ हो गया, नैरिश हो गया तथा जोंक जो है इसके प्रमुख क्या है उदाहरण है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा क्या है, जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कौन सी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और शरीर क्या होता है, खंडयुक्त होता है, टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर जो है वाहिकाओं में नहीं बहता है। रुधिर क्या सीधे सीधे जो है शरीर में जो है फ्लो होता है। ठीक है, बहता है। ठीक है, इसका मतलब खुला परिसंचरण तंत्र जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। देह गुहा किससे होती है, रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जुड़े हुए पैर। ठीक है, जैसे झींगा हो गया, तितली हो गई, मक्खी हो गई, ये सब बता दिए थे मैंने आपको। बिच्छू, मकड़ी, कीकड़ी, चिलचिटा, सतपाद, कण खजूरा जिसको बोलते हैं, स्वर के आने वाली जो है प्रमुख जंतु है। ठीक है दोस्त, मोलस्का में भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मोलस्का में क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत छोटी होती है। क्या होती है, इनकी जो देह गुहा होती है वो बहुत छोटी होती है। और शरीर में थोड़ा विखंडन भी होता है। विखंडन मतलब टुकड़े टुकड़े होते हैं शरीर में। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। घोंगा, घोंगा सीप, ऑक्टोपस, यूनियो तथा काइटोन इत्यादि इसके जो है उदाहरण है। घोंगा, घोंगा, अब इस जीव के बारे में आपने सुना होगा, घोंगा, पायला। पायला घोंगा जो होता है वो क्या होता है दोस्त, जो शंख शंख होता है ना, शंख, वो इसी से बनता है। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं पायला घोंगा। ठीक है, तो शंख जो है इसी का बनता है। ठीक है दोस्त, शंख जैसे इसकी संरचना होती है। इकाइनोडर्मिटा की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इकाइनोडर्मिटा की जो त्वचा है वो किससे, कांटों से जो है आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जीव है। ये क्या है, मुक्त समुद्री जीव हैं। ठीक है, ये देह गुहा त्रिकोरिक जंतु जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन तथा पंखतारा। पंखतारा एटेडॉन, पंखतारा एटेडॉन। ठीक है, एटेडॉन, समुद्री खीरा, होलो होलोथुरिया इत्यादि। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में जो है आ रहा होगा। देखिए दोस्त, उदाहरण जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा, अब आपके पास स्टार फिश आ गई तो उसको फिश मत समझिए, वो स्टार फिश किसके अंतर्गत आती है, इकाइनोडर्मिटा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार का कुछ इंटरफेस होता है, इस प्रकार की कोई संरचना होती है स्टार फिश की। ये उतना बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार की कोई संरचना होती है। ठीक है, प्रोकोडेटा तथा बर्टिवेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है करना है, विचार करना है। किसके, प्रोटोकॉर्डेटा और बर्टिवेटा। ठीक है, फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। नोटोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का क्या है, एक लक्षण है। नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है, एक प्रोटोकॉर्ड मतलब क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का क्या है, एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति जो है, मेरुदंड, मेरुदंड मतलब समझ रहे हो आप, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जंतुओं का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है या है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से सही है। ये वाला प्रश्न जो है बहुत घुमाता है, अच्छों को घुमाता है। ठीक है, तो जितना बेहतर तरीके से प्यार से आप समझोगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। किस प्रकार से, प्रोटोकॉर्डेट हो गया, द्विपार्श्व सममिति हो गई, त्रिकोरिक एवं देह गुहा युक्त जंतु, नोटोकॉर्ड, इनका एक विशेष लक्षण है, इनके जीवन की कुछ अवस्था में
नोटोकोड निश्चित रूप से उपस्थित होती है, परंतु जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकता। नोटोकोड छड़ जैसी एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग में उपस्थित होती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। तंत्रिका उत्तक को क्या करती है? आहार नाल से बिल्कुल अलग करती है तथा पेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, जिससे जंतुओं को चलन में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेटा समुद्री जंतु है। जो क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा है वो क्या? समुद्री जंतु है। उदाहरण के लिए क्या है? बेलेना ग्लासुस, बेलेना ग्लॉस, ठीक है, बेलेना ग्लॉस हो गया, या हार्डमेनिया हो गया, या एम्फी योक्सस हो गया। देखिए दोस्त, इन सब नामों का आप जो है गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। इनकी पिक्चर आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है इनकी पिक्चर होती है। आज तो पढ़ाई बिल्कुल एकदम मस्त हो गई है। टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है दोस्त। वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी जिसको कहते हैं, ठीक है। वर्ग के जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड होता है, जैसे हमारे जो है मेरुदंड होता है, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक मिलता है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में मांसपेशियों का विवरण अलग अलग तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? नंबर 1 नोटोकॉड पाया जाता है, पृष्ठ नलिया कशेरुकी दंड और मेरुरज्जु पाया जाता है, त्रिकोणिक शरीर होता है, युग्मित क्लोम थैली होती है और देह गुहा होती है, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ जो है हम अग्रसर होते हैं। आपको जो है बहुत कम प्रश्न कराए जा रहे हैं, ठीक है दोस्त, बहुत कम प्रश्न जो है आपको कराए जा रहे हैं। बहुत कम समय में जो है आपको कम प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 आखिर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से वर्टिब्रेटा कशेरुकी फाइलम के हिस्से हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से जो है वर्टिब्रेटा कशेरुकी फाइलम के क्या हैं? हिस्से हैं, कशेरुकी फाइलम के हिस्से हैं। तो हमें बताना है प्रश्न नंबर 15, ठीक है। मत्स्य है, जलस्तर चल है, या सरीसृप है, या पक्षी वर्ग है, या क्या है? स्तनपायी है, ठीक है। देखिए दोस्त, रात को वीडियो बन रही है, नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन वीडियो जो है पूरी बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन दरोगा का पेपर सामने आने वाला है, इसलिए नींद नहीं आनी चाहिए अब, ना आपको ना मेरे को, किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्त, ये शर्त है। निम्नलिखित निम्न में से दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब हमें इसमें से जो है सही उत्तर चुनना है। तो देखिए दोस्त, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? डी। डी कैसे है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर डी क्यों है। वर्टिब्रेटा कशेरुकी वर्ग को पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो है मत्स्य वर्ग हो गया, जल स्तर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनपायी हो गया। ये सब वर्ग क्या है? बिल्कुल सम्मिलित है, ठीक है। 5 उपवर्गों में जो है इसको बांटा गया है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये असमतापी हैं, कोल्ड ब्लडेड। समतापी असमतापी जो है आपको बताया जाएगा, समतापी कौन सा होता है, असमतापी कौन सा होता है। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है सही है? कौन सी विशेषताएं मत्स्य, जल स्तर एवं उभयचर सरीसृप वर्गों के समान रूप से नहीं पाई जाती है। नहीं बताना है, हाँ नहीं, नहीं में जो है हमको जवाब देना है, नहीं पर फोकस करना है। इसका जो सही आंसर है वो सी है। सी कैसे है हम समझने की कोशिश करते हैं। मत्स्य उभयचर तथा सरीसृप तीनों क्या है? वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है, ठीक है। मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं, ये असमतापी होती हैं, ये अंडे देती हैं तथा इनमें कंकाल उपस्थित होता है। कुछ मछलियों जैसे शार्क का कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, परंतु अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, ठीक है। तो अस्थि का बना होता है। इनका हृदय क्या होता है? द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय होता है। जल स्थलचर उभयचर में मछलियों
के विपरीत सल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये अंडे देते हैं तथा असमतापी होते हैं। ठीक है, जो उभयचर होते हैं क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है दोस्त, इनमें बाह्य कंकाल, असमतापी मतलब जो गर्मियों में क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, दिखते ही नहीं सॉरी, सर्दियों में, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर सर्दियों में जो है अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे सांप हो गया, सांप कुछ टाइम के लिए जो है सुसुप्त अवस्था में हो जाता है, बिल्कुल शांत हो गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, दिखते ही नहीं है। और बरसात का मौसम आता है, घास फूस लगी होती है, तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये क्या है, असमतापी हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, सुसुप्त अवस्था बोलते हैं उसके लिए। ठीक है, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए कुलोम और फेफड़े होते हैं। इनमें वृक्क भी पाए जाते हैं। इनका हृदय जो है त्रिकक्षीय होता है, 3 कक्षों वाला हृदय होता है। 3 त्रिकक्षीय हृदय का मतलब क्या समझे आप? त्रिकक्षीय मतलब ये हृदय है, ये इस प्रकार से, इसमें 2 आलिंद होंगे, एक निलय होगा, या फिर 2 निलय होंगे, एक आलिंद होगा, तो इसको कहते हैं त्रिकक्षीय हृदय। ठीक है, और हमारे हृदय क्या होता है, 4 कक्षीय होता है। ठीक है दोस्त, सरीसृपों का शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है, सल्कों द्वारा ढका होता है। ये असमतापी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय सामान्यतः त्रिकोणीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके जो है छप गया है, ये इसको ध्यान से रखिए। मगरमच्छ का हृदय आपके पास प्रश्न आ सकता है, तो कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय जैसे इंसानों को होता है ना, सेम दैट वैसा ही कुछ समझो। ठीक है, ठीक है दोस्त, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। हमको जो है इन पर विचार करना है। ये क्या होते हैं, समतापी जीव हैं, वर्म ब्लडेड जीव हैं। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये श्वसन के लिए जो है इनमें जो है श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है? तो देखिए दोस्त, पक्षी जो सरीसृप वर्ग के लिए जो है ये जो पक्षी वर्ग के लिए जो है या स्तनपायी जंतुओं के लिए जो है ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है डी है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये पक्षी क्या है, समतापी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर पैरों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों से होता है। इस वर्ग के सभी पक्षियों को रखा जाता है। इस वर्ग में क्या है, सभी पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। स्तनपायी भी समतापी प्राणी है। जो स्तनपायी भी क्या है, एक समतापी जो है प्राणी है। इनका हृदय क्या होता है, 4 कक्षीय होता है। ठीक है दोस्त, इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को क्या पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। ठीक है, स्तनपान करवाती हैं। ठीक है दोस्त, इनकी त्वचा पर बाल होते हैं। श्वेत तथा तेल ग्रंथियां होती हैं। ये शिशुओं को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देते हैं। अंडे उंडों का सिस्टम इनमें नहीं है। ठीक है दोस्त, हालांकि इकिडना, देखिए इकिडना और प्लीपर्स जिसको कहते हैं डक बिल्ड आपने देखा होगा, डक बिल्ड प्लेसिट इस प्रकार का एक जीव होता है। इस प्रकार से उसकी चोंच होती है, ऐसे ऐसे होता, पूरा चूहे जैसा है ये। इस प्रकार से होता है एक जीव, उसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिप्स। ठीक है, इस प्रकार का एक जीव होता है। जैसे कुछ जंतु अपवाद स्वरूप क्या देते हैं, अंडे भी देते हैं। जैसे कंगारू कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे, या इसको क्या कहते हैं, मार्यूस मार्सुपियम, क्या कहते हैं, मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका जो है पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया और चूहा हो गया, ये भी इसी वर्ग में आते हैं। चमगादड़ भी डायरेक्ट जो है बच्चा देता है। ठीक है, पक्षी है लेकिन डायरेक्ट क्या कर देता है, बच्चा देता है। ठीक है, अंडों उंडों का सिस्टम नहीं है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 18वें की तरफ जो हम अग्रसर होते हैं।
जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर वैज्ञानिक जो है विचार कीजिए। इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस ने शुरू किया, बिल्कुल सही है। द्वि नाम पद्धति जिसको कहते हैं, इसके अंदर नाम लेने के लिए जो है केवल जीनस और स्पीसीज प्रजाति को ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जीनस जो है, जैसे इंसान का नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो क्या है, उसका जीनस है, कुल है, और इस जाति क्या है उसकी, सेपियंस है। और आधुनिक मानव सेपियंस सेपियंस 2 बार लगा दिया है। और आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो वो भी क्या है, मैंजीफेरा इंडिका जो आम का वैज्ञानिक है, मैंजीफेरा जो है उसका जीनस है, इंडिका जो है उसकी स्पीसीज है। तो इस प्रकार से आप जो है वैज्ञानिक नाम जब भी पढ़ें तो इस प्रकार से जो है याद रखिए। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसी मात्रा से जाना जाता है, उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिक नाम पद्धति का एक जो है नामकरण किया कि वैज्ञानिकों को क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी स्थानीय नाम में। देखो जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, उत्तराखंड में तो एक चीज़ के कई नाम है, दूसरी जगह चले जाओ तो कुछ और बोलते हैं, तीसरी जगह चले जाओ तो कुछ और बोलते हैं, गढ़वाल में चले जाओ तो कुछ और बोलते हैं, कुमाऊं में चले जाएं तो कुछ और बोलते हैं। तो भारत की तो बात ही करनी अलग है। तो मतलब विविधता बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि पूरे संसार में एक ही नाम रखेंगे और पूरे संसार में जो है एक ही नाम से जो है जाना जाएगा। ठीक है दोस्त, इस वैज्ञानिक नाम पद्धति का सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस द्वारा आरंभ किया गया था। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक अपनी पुस्तक लिखा, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का क्या बनी, आधार बनी। ठीक है, नाम पद्धति द्विनाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों पर जो है विचार किया जाता है। जैसे जीनस का नाम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू शुरू होना चाहिए। जीनस का जो नाम है वो किसके, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। प्रजाति का नाम जो है छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, छपे हुए रूप से वैज्ञानिक नाम इलेटिक में लिखे जाएं। ठीक है, इलेटिक यानी कि लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, इलेटिक से यहाँ जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग करके रेखांकित किया जाता है, अगर हाथ से लिखना है। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका या होमो सेपियंस, तो उनके नीचे क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, उभयचर नहीं है। देखो, मेंढक उभयचर है, क्रोड ऊपर, ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या है, हिपो कैंपस। ठीक है, हिपो कैंपस क्या है, ये सब जो है, मेंढक हो गया, टूड हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये सब क्या है, उभयचर के उदाहरण है ये तीनों। ठीक है, लेकिन ये जो है समुद्री घोड़ा उभयचर का उदाहरण नहीं है। उभयचर मतलब जो मिट्टी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, तो नहीं रहता है। ठीक है, मेंढक, टोड, सैलामेंडर या हाइला वृक्ष मेंढक जिसको कहते हैं, उभयचर के उदाहरण है। जबकि समुद्री घोड़ा हिपोकैम्पस, कैंपस जो है मत्स्य वर्ग का जंतु है। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन, अब 20वें प्रश्न की जो है हम अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, सरीसृप वर्ग का। ठीक है, सरीसृप वर्ग का क्या है, जंतु नहीं है। कछुआ हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, उड़न छिपकली हो गया, किंग कोबरा हो गया। ठीक है, तो सरीसृप वर्ग का कौन नहीं है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, अब हम ऑस्ट्रिच पक्षी के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रिच आखिर है क्या। कछुआ, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा तथा कैमेलिया सरीसृप हैं, जबकि ऑस्ट्रिच, सफेद स्कोट तथा गुच्छेदार बतख क्या हैं, पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा से जंतु जो है स्तनपायी नहीं है, कौन सा जंतु जो है स्तनपायी नहीं है, सील हो गया, व्हेल हो गया, मगरमच्छ हो गया, डॉल्फिन डॉल्फिन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इनमें से जो है स्तनपायी कौन सा नहीं है, डी नहीं है। ठीक है दोस्त, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, स्तनपायी नहीं है, कौन सा, सी, मगरमच्छ। ठीक है दोस्त, आई होप सील, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मगरमच्छ जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्त, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच।
आपने जो है इतने लंबी वीडियो को जो है देखा है। सो आप वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए थोड़ा सा जो है माफ़ी चाहेंगे। और चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए वीडियो लंबी होना जो है लाजमी था। और दूसरे पार्ट में ये होता है, मैं पार्ट 2 भी इसका जो है निकाल सकता था, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 फिर झंझट सा लगता है, एक ही पार्ट में निपटा दो। पढ़ना है तो पढ़ो ढंग से, है कि नहीं। तो देखिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।